हाँ बच्चों, ओके। हमारा एनसीईआरटी का वो पार्ट पूरा हो गया था ना। 4 पैराग्राफ थे। पहला पैराग्राफ था विच सेगमेंट एंड विच स्ट्रैंड। दूसरा पैराग्राफ था आइदर टू और नन। तीसरा पैराग्राफ था व्हाट इज द टेम्पलेट, व्हाट इज द कोडिंग। और चौथा पैरा था हाउ द टेम्पलेट एंड कोडिंग आर रिकॉग्नाइज। पूरे हो गए थे सर। एनसीईआरटी रीड की अच्छे से। अब कोई दिक्कत? छोटे छोटे कंक्लूजन निकाल लोगे सारे, है ना। पहले पैराग्राफ में सिंपल सा क्या कंक्लूजन है, विच सेगमेंट विच स्ट्रैंड। दूसरे में क्या कंक्लूजन है, आइदर बोथ और। तीसरा क्या बताएगा, टेम्पलेट कौन और चौथा क्या बताया, टेम्पलेट कोडिंग को पहचानते कैसे। सिंपल है सर। हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं लिखो। पहला प्रोमोटर जीन। पहला प्रोमोटर जीन। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा टर्मिनेटर जीन। प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। ठीक है। इन तीनों में से हमें जो डिटेल डिस्क्रिप्शन लेना है, फुल डिटेल स्टडी जो करनी है ना यार, वो प्रोमोटर की करनी है। यहां सारा का सारा गेम किसका है, प्रोमोटर का है। स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर तो 1-1 मिनट का है ना बोर्ड पर। ए दोस्त बोर्ड पर छोड़ दे काम बीच में। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, हाँ बच्चे कौन, स्ट्रक्चरल जीन को ही सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डीएनए का वो पार्ट है जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज है। डीएनए के जिस पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, सिस्ट्रोन। क्या कहा जाता है, मतलब सिस्ट्रोन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, सिस्ट्रोन का। और जब कभी सिस्ट्रोन का ट्रांसक्रिप्शन होगा ना यार, तो इसे हमेशा एमआरएनए बनना है। क्या बनना है? तो मैसेज कैरी कौन करेगा, एमआरएनए। कौन कैरी करेगा? डन। इस पूरी ट्रांसक्रिप्शन का वो न्यूक्लियोटाइड जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसे कहा जाता है स्टार्ट पॉइंट। क्या कहेंगे इसे हम? वो पहला न्यूक्लियोटाइड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या कहलाएगा वो? क्या कह दो, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा क्या कहलाएगा वो? इस स्टार्ट पॉइंट से पीछे का जो पार्ट है, पीछे का जो पार्ट है, वो कहलाता है अपस्ट्रीम। क्या कहलाता है? और इससे आगे का जो पार्ट है वो कहलाता है डाउनस्ट्रीम। क्या कहलाता है? तो बताइए प्रोमोटर कहां होगा, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? और टर्मिनेटर हमेशा, प्रोमोटर हमेशा क्या है, अपस्ट्रीम। स्टार्ट पॉइंट से पीछे वाला पार्ट, स्टार्ट पॉइंट से पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या चलाएगा, वो क्या कहलाएगा। और स्टार्ट पॉइंट से आगे वाला पार्ट। लाइव क्लास कितने दिन और चलेगी, जब तक तुम चाहो। ऑप्शन तो दोनों ही है ना यार, लाइव लो या ऑफलाइन लो, है ना। हाँ जी, स्टार्ट पॉइंट से पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, प्रोमोटर हमेशा और टर्मिनेटर हमेशा ना। अब प्रोमोटर बच्चे हमेशा अपस्ट्रीम में क्यों है ना? अब कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हो, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन? क्या बनेगा, डीएनए या आरएनए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सिंपल नाम,
आरएनए पॉलीमरेज क्या चाहिए? वो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आकर कहां से जुड़ता है? प्रोमोटर से। कहां से जुड़ता है? कहां से जुड़ता है? हु इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? ये तुम्हारे डिस्कशन बार करना नहीं। हाँ, हु इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? इसका मतलब लाला प्रोमोटर का दूसरा फंक्शन आ गया। पहले हमने क्या देखा था? इट इज द प्रोमोटर हु डिफाइन द कोडिंग एंड द टेम्पलेट। और दूसरा प्रोमोटर द बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्ट्रक्चरल जीन का होना है, किसका होना है? बट स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? और आरएनए पॉलीमरेज कहां पर आकर जुड़ेगा? तो अब दिमाग लगाओ सारे बच्चे, मेरे को ये बताओ, क्या प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होगा? तो प्रोमोटर को हटा दूं? जल्दी बोलो। खुद प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन, खुद प्रोमोटर किसी भी तरह का कोई भी आरएनए, खुद प्रोमोटर किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए प्रोमोटर का होना, क्योंकि प्रोमोटर पे कौन आकर जुड़ेगा? आरएनए। हर एक सिस्टोन का अपना एक यूनिक प्रोमोटर है। हर एक सिस्टोन का अपना एक यूनिक, और उस प्रोमोटर पर कौन आकर बाइंड होगा? खुद प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन, खुद प्रोमोटर, कोई आरएनए, कोई प्रोटीन, फिर भी प्रोमोटर का होना, बिना प्रोमोटर के भी प्रोटीन। कोई डाउट? डन। हर एक सिस्टोन का अपना प्रोमोटर है, हर एक सिस्टोन का। और उस प्रोमोटर पे कौन आकर जुड़ेगा? अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं जुड़ पाता तो? इतनी सी कहानी है ओपन कॉन्सेप्ट की। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आकर जुड़ गया तो? वरना आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे जुड़ने मत दो यार, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर जुड़ गया तो कम होगा ज्यादा होगा डजंट मैटर। अगर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन, और नहीं जुड़ा तो? जिसके भी पड़ा हुआ दिमाग को सब ओपन कॉन्सेप्ट में क्या? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा या इतना सा गेम है, जुड़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और नहीं जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन। आगे बस समझ में, आगे बढ़ जाए। अब हर एक सिस्टोन का अपना यूनिक प्रोमोटर है, बट आरएनए पॉलीमरेज में इस प्रोमोटर को पहचानने की पावर नहीं है। डन। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये तीसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास अपना अपना प्रोमोटर है या नहीं है? प्रोमोटर पे कौन आकर जुड़ेगा? बट वो आरएनए पॉलीमरेज कौन से प्रोमोटर पे जाके जुड़े? ये आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता। वो तो जहां जाकर जुड़ जाएगा वहां ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जुड़ना कहां है? कौन से प्रोमोटर पे जुड़ना है? छोड़ दो, गेट खुला छोड़ दो यार। कौन से प्रोमोटर पे जुड़ना है ये आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता। ये आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये पता करने के लिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर की हेल्प लेता है। प्रोकैरियोट में उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर, और यूकैरियोट में उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रो में क्या नाम है? यू में, प्रो में, यू में। तो सिग्मा फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज अपने यूनिक प्रोमोटर को पहचानेगा और जाकर प्रोमोटर से एक सिंपल सी बात करते हैं ना बच्चे, सिंपल सी बात करते हैं ना। हमारा जो न्यूरॉन है, क्या हमारे न्यूरॉन में इंसुलिन बनाने वाला जीन नहीं है? क्या उसके पास उसका प्रोमोटर नहीं है? क्या वहां पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं है? क्या वहां न्यूक्लियोटाइड नहीं है? लेकिन इंसुलिन बना या नहीं बना?
क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ तो इंसुलिन, मतलब कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है ये आरएनए पॉलीमरेज के हाथ में है या नहीं है? ये आरएनए पॉलीमरेज खुद पहचानेगा या आरएनए पॉलीमरेज फैक्टर की हेल्प लेगा? प्रो में उसका नाम, यू में उसका नाम। यहां तक आपका कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं? श्योर? एक और इनको देख लें। ये देखो टर्मिनेटर 3 पे होगा या 5 पे? टर्मिनेटर होगा ही नहीं बेटा, हटा दे टर्मिनेटर। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है या ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इन सिग्मा फैक्टर की, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट होती है, एक यूनिक, दैट इज फाउंड विद इन द प्रोमोटर, दैट इज। अब अगली लाइन भी जोड़ के फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे, बोलो। आरएनए बाइंड विद द प्रोमोटर को पहचानने के लिए किसकी हेल्प लेगा? सिग्मा फैक्टर की एक यूनिक रिकॉग्निशन, जो कहां लोकेट है, कहां लोकेट है? बेटा मैंने उनको बातें नहीं करने दी, तेरे को फोन देखने दूंगा? नहीं चाहिए मेरे को ये चीज। या तो खुद को बदल लो या मेरे को बदल दो, बेस्ट चॉइस यूज कर लो, ठीक है? छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ आ जाओ वापिस। अब ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, इसकी यूनिक रिकॉग्निशन से कहां पर है ना? और हर एक सिस्टोन का अपना प्रोमोटर है यूनिक। तो यार हर एक प्रोमोटर के अगेंस्ट एक सिग्मा फैक्टर है, हर एक प्रोमोटर के अगेंस्ट एक। तो बताओ प्रो में एक सिग्मा फैक्टर है, प्रो में वैरायटी ऑफ सिग्मा फैक्टर है, वैरायटी ऑफ। तो क्या मैं कह दूं हर एक प्रोमोटर का एक यूनिक सिग्मा फैक्टर है? तो यार सिग्मा फैक्टर जाकर किसी भी प्रोमोटर से जुड़ जाएगा या अपने स्पेसिफिक प्रोमोटर पे ही जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली किसी भी जीन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा या स्पेसिफिक कोई? इसे कौन बताएगा? सिग्मा फैक्टर। कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहां तक कोई डाउट? प्रोकैरियोट में इस प्रोमोटर को कहा गया प्रिबनाउ बॉक्स। क्या कहा गया? और यूकैरियोट में कहा गया हॉगनेस बॉक्स। क्या कहा गया? या फिर टाटा बॉक्स। क्या कहा गया? हॉगनेस बॉक्स या फिर। इस प्रिबनाउ बॉक्स के अंदर जो यूनिक सीक्वेंस है उसका नाम है टाटा एट। क्या नाम है? और यहां उसका नाम है टाटा टेट। क्या नाम है? टाटा बेटा कांस्टेंट कर लो। प्रो में एट, यू में। केवल इतना सा प्रोमोटर नहीं है, प्रोमोटर बहुत बड़ा एरिया है। प्रोमोटर, प्रोमोटर के अंदर की ये कंजर्व्ड सीक्वेंस है, प्रोमोटर के अंदर की ये, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिग्मा फैक्टर, रिकॉग्नाइज्ड बाय द। फिर हमारे बच्चों को डाउट आता है सर सीक्वेंस तो सेम है। ये बेटा एवरेज सीक्वेंस हमने निकाल ली। क्या निकाली हमने? जैसे मैंने कहा क्लास में मेरे जितने भी बच्चे बैठे, जितने भी दोस्त बैठे, इनकी हाइट 5'9" है। क्या मतलब वो 5'9" का? सबकी 5'9" है? क्या एवरेज 5'9" है? हमने हजारों प्रोमोटर स्टडी किए, हमने हजारों प्रोमोटर स्टडी किए। ज्यादातर प्रोमोटर में पहला न्यूक्लियोटाइड क्या निकला? टी। दूसरा क्या निकला? तीसरा क्या निकला? चौथा क्या निकला? पांचवा क्या निकला? छठा क्या निकला? तो हमने एवरेज क्या बता दी? टाटा। यार हजारों की सीक्वेंस याद रखना आसान काम है, तो हमने क्या निकाल ली? एवरेज निकाल ली। क्या निकाली हमने? बस समझ में, हमने एक एवरेज सीक्वेंस निकाल के याद कर ली। हाँ प्रो में क्या होती है? टाटा एट। यू में क्या है? टाटा टेट। प्रो में क्या है? यू में क्या है? हर एक सिग्मा फैक्टर की अपनी एक यूनिक रिकॉग्निशन
साइट। तो याद करने के लिए हमने क्या किया है, एक एवरेज निकाल के याद कर ली। हाँ भी इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का कुछ है, वो हमने याद रख लिया, वो हमने। अब दूसरा गेम है लोकेशन का। डन। ये जो स्टार्ट पॉइंट है इसे हम +1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यहां जीरो नहीं होता, जीरो। तो ये वाला पार्ट किस में जाएगा, माइनस में या प्लस में? ये बोलो, ये क्या हो गया, माइनस व्हाट, 1। हाँ बोलो, 5 6 7 8 9 10। तो ये जो प्रिब्नो बॉक्स है इसकी लोकेशन क्या है और इसकी लोकेशन क्या है? क्या मतलब है -10 और -20 का? स्टार्ट पॉइंट से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे क्या है, प्रोमोटर। कहां से 10 न्यूक्लियोटाइड क्या है, जहां आकर कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज में प्रोमोटर को पहचानने की पावर है या नहीं है? उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज किसकी हेल्प लेगा? किसकी? सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज अपने यूनिक प्रोमोटर को जाकर प्रोमोटर से, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एंजाइम। डन। पिछली क्लास तक हमने किया था कि ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्टैंड में किसी एक स्टैंड का होगा, याद है? जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो टेम्पलेट। मतलब पहला हमारा क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया था कि विच स्ट्रैंड। नाउ द सेकंड इज द विच सेगमेंट। कितनी बाउंड्री थी ट्रांसक्रिप्शन में, कौन कौन सी? ये हमारा कौन सा पार्ट है, विच सेगमेंट। कल तक कौन सा पार्ट था हमारा, अब कौन सा पार्ट है? कल तक कौन सा पार्ट था, अब कौन सा पार्ट है? क्या सेगमेंट को भी पहचानना जरूरी है या नहीं है? तो सेगमेंट को पहचानने का काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा या सिग्मा फैक्टर करेगा? आरएनए पॉलीमरेज का कोई हाथ, किसका हाथ है? प्रो पूछेगा तो, यू पूछेगा तो। इसका बेटा एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। आप सबने टीडीएफ पढ़ा हुआ है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग, याद है ना? ये टीडीएफ एक तरह का टीएफ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और टीएडीएफ कौन बनाता है? एसआरवाई जीन। कौन बनाता है? सबसे छोटा जीन। क्या बनाएगा? वर्क एज ए ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये टीएफ सेल में बन गया, ये टीएफ सेल में, तो आरएनए पॉलीमरेज टेस्टिस बनाने वाले जीन को पहचान लेगा जाकर उस जीन से। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एंजाइम। डन। क्लियर यहां तक, है ना? अगर ये टीएफ बन गया, ये टीएफ, तो टेस्टिस बनाने वाले जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, वरना एक्सप्रेशन। डन। एक हमारी बहुत डिटेल स्टडी हुई, कुछ फीमेल, कुछ के अंदर अगर ये जीन भेज दिया जाए तो उन फीमेल में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, दिमाग लगाओ। एसआरवी जीन भेजा तुमने, टीडीएफ बन गया, तो वहां पे टीएफ आ गया, तो टेस्टिस बनाने वाले जीन को, ये फीमेल में भी, ये हमारे में ओवरी बनाने वाले जीन है, हमारे में ओवरी बनाने वाले जीन है, और फीमेल में टेस्टिस बनाने वाले, लेकिन उनका एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज। वही कहानी है, यहां पे इंसुलिन बनाने वाला जीन है या नहीं है, बट उसका ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं है, वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाए, उसका टीएफ। सेम केस ये। इसका मतलब सेल में कौन सा प्रोटीन बनेगा, मैं पूछूंगा, ये आरएनए पॉलीमरेज के हाथ में
क्या ये फैक्टर के हाथ में, आरएनए पॉलीमरेज के हाथ में, किसके हाथ में है? ये आरएनए पॉलीमरेज के हाथ में। आरएनए पॉलीमरेज का काम काम करना है या सोचना है? काम सोचना। आरएनए पॉलीमरेज अपने स्पेसिफिक प्रोमोटर को पहचानने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं? तो कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा ये डिसाइड करना पॉलीमरेज का काम, ये डिसाइड करना फैक्टर का काम है। प्रो में क्या नाम है और यू में उन फैक्टर की यूनिक रिकॉग्निशन साइट कहां पर है? तो क्या वो फैक्टर अपनी यूनिक रिकॉग्निशन साइट को पहचान लेंगे, नहीं पहचानेंगे? तो क्या उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, नहीं होगा? वरना उसका ट्रांसक्रिप्शन डन। आई बात समझ में? सारा का सारा रोल प्रोमोटर का है भाई। स्ट्रक्चरल जीन कौन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन, इसके पास वो प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज है। अब केवल ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के बाद में चलते ही जाना है या कहीं रोकना भी है? क्यों? आपके बनने वाले एमआरएनए में एक भी कोडोन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और एक भी कोडोन कम भी नहीं होना चाहिए। अगर एक कोडोन एक्स्ट्रा हो गया तो बनने वाली प्रोटीन बिगड़ गई, और एक कोडोन कम हो गया तो भी बनने वाली प्रोटीन। तो लगाओ दिमाग, केवल स्टार्ट ही स्पेसिफिक करना है या रोकना भी स्पेसिफिक है? तो यार रोकने के लिए भी तो यूनिट के पास में टर्मिनेटर जीन है या नहीं है? तो टर्मिनेटर जीन की भी जरूरत है या नहीं है? समझिए क्यों है? केवल स्टार्ट स्पेसिफिक करना है या रोकना भी स्पेसिफिक है? तो यार रोकने के लिए कौन आया और टर्मिनेटर कहां होगा आपका, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? तो कल मैंने आपको क्या कहा था, आपको पी से टी की तरफ जाना है। समझ में आ गया क्यों? आपको पी से, और जो 3 to 5 दिख गया वो आपका, और जो 5 to 3 दिख गया वो आपका। अब कारण समझ में आ गया? डन। अब लिखना शुरू करेंगे। पहली हेडिंग प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन, it is a very large area, it is a very large area that is always located in the upstream of the structural gene. That is always located in the upstream of the structural gene. Done. Where RNA polymerase bind. Where RNA polymerase bind. ठीक है, नेक्स्ट। RNA polymerase recognize this unique promoter. RNA polymerase recognize this unique promoter with the help of RNA polymerase recognize this unique promoter with the help of some specific factor, with the help of some specific factor, ब्रैकेट में सिग्मा फैक्टर इन प्रोकैरियोट and rho factor in eukaryote. Sigma factor in prokaryote. Oh, sorry, बिल्कुल हाँ सही करो। सिग्मा फैक्टर इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट। ये आपके एक मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है कि डिफरेंशिएशन किस पे डिपेंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज पे या फिर फैक्टर पे? आरएनए पॉलीमरेज पे डिपेंड। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, कौन सी सेल क्या काम करेगी, कौन सी सेल क्या काम करेगी, डिपेंड करेगा कौन सी सेल में कौन सी प्रोटीन है, कौन सी सेल में कौन सी, और कौन सी प्रोटीन बनेगी। इसमें आरएनए पॉलीमरेज का कोई रोल, इसमें सारा रोल फैक्टर का है। सारा रोल कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन।
A unique and conserved recognition sequence. A unique and conserved recognition sequence of these factor is found within the promoter is found within the promoter. लिख लिया एक स्पेशल पॉइंट. PG itself do not undergo transcription. PG itself do not undergo transcription although it is essential for the transcription. Although it is essential for the transcription, as it is the binding site of RNA polymerase. As it is the binding site of RNA polymerase. ठीक है यार, ये हमारी एनसीईआरटी में लाइन है कि डीएनए के अंदर कुछ ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन, जो कोई आरएनए कोई प्रोटीन, लेकिन फिर भी उन सीक्वेंसेस का होना बहुत, उसी का एग्जांपल है प्रोमोटर. अगर मैं प्रोमोटर को हटा दूं तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सेम कहानी लाला ट्रांसलेशन में भी आती है. कुछ सुना होगा बच्चों ने, यूटीआर ऑन, इसका खुद का ट्रांसलेशन, लेकिन फिर भी यूटीआर का होना. प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन प्रोमोटर का होना. यूटीआर का ट्रांसलेशन, लेकिन यूटीआर का होना. तो यार हमारे टोटल डीएनए का 2% पार्ट ही तो है जो एक्सोन है. कोडिंग पार्ट 2% से कम ही तो है. कितना कोडिंग? 2% से, बाकी 98% ज्यादा तो हटा दे नॉन कोडिंग. अरे नॉन कोडिंग खुद प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन XYZ वॉट एवर द रीजन किसी न किसी फॉर्म में मदद कर रहा है. मदद आई बस समझ में. एक सिंपल सी कहानी है ना. हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ पढ़ा नहीं रहा, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो पढ़ाने में हेल्प तो डायरेक्ट या दैट डजंट मैटर, हेल्प तो कर ही दे. तो नॉन कोडिंग पार्ट कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन प्रोटीन बनाने में किसी न किसी फॉर्म में हेल्प तो हम उसे हटा नहीं सकते. हम उसे, क्लियर दोनों.
बना लिया? हाँ बच्चे, अब बात समझ में आई कि कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये कैसे पहचाना जाएगा? क्यों? हमारी बॉडी की सारी सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है, हमारी सारी सेल जेनेटिकली, लेकिन क्या सभी सेल में एक्सप्रेशन एक जैसा है या नहीं है? एक्सप्रेशन एक जैसा। तो डिफरेंशिएशन का कारण क्या है? डिफरेंशियल जेनेटिक एक्टिविटी या डिफरेंशियल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? डिफरेंशियल जेनेटिक एक्टिविटी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मसल्स और नर्व न्यूरॉन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम। क्या कारण है? दोनों का डीएनए अलग है या दोनों में जीन एक्टिविटी अलग है? दोनों का डीएनए बिल्कुल, लेकिन दोनों में जीन एक्टिविटी सेम। जिस सेल में जो जीन एक्टिव होंगे वहां वो प्रोडक्ट बनेगा, और जहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना काम करेगी, उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना काम करेगी। यही बात तो समझाने की कोशिश की थी जैकोब एंड मोनार्ड ने, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। यही तो बात समझाने की कोशिश की थी ना, कि जिन कब काम करेंगे एज पर द डिमांड, जिन कब काम करेंगे एज पर द, केवल जिन का होना, केवल जिन का होना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है। यही लाइन हमें मिलेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। केवल जीन ट्रांसफर कर देना हमारे प्रोसेस का सक्सेस नहीं है। जीन ट्रांसफर करने के बाद में हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो जीन अपना एक्सप्रेशन दे। अरे बात समझ में आई? केवल जीन ट्रांसफर कर देना कोई सक्सेस। आपने जीन ट्रांसफर कर दिया, उस जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं आया, आपके क्या काम का? कोई काम का। आपने ह्यूमन का इंसुलिन का जीन बनाया, ई कोलाई में भेज दिया, आपने छांट लिया ई कोलाई, सब कुछ कर लिया, वहां पे वो जीन एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ, तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ई कोलाई कोई काम का। आपने बीटी से क्राइजिन निकाला, क्राइजिन कॉटन में भेज दिया, आपने भेज दिया, लेकिन वहां पे जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं आया, तो उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आई या नहीं आई? तो लाइन मिलेगी एनसीईआरटी में। आपको रिकॉम्बिनेंट होस्ट छाड़ने के बाद ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वहां वो जीन अपना एक्सप्रेशन दे, तभी वो काम का है, वरना वो काम का। केवल जीन का होना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी, केवल जीन का होना उसके एक्सप्रेशन की। अरे हमारी खोपड़ी में इंसुलिन का जीन है, जीन तो है, क्या एक्सप्रेशन हो रहा है? तो केवल जीन का पाया जाना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी। एक्सप्रेशन के लिए उसको एनवायरमेंटल सपोर्ट, तभी तो क्या कहते हैं, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? फिनोटाइप इज इक्वल टू, केवल जीनोटाइप होना फिनोटाइप की गारंटी, एनवायरमेंटल सपोर्ट जरूरी है। एनवायरमेंटल सपोर्ट डन। सारी कहानी प्रोमोटर की थी, प्रोमोटर में कोई भी डाउट? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन also called cestron, also called cestron, it is the part of the DNA, it is the part of the DNA having message, having message of polypeptide chain, having message of polypeptide chain. Third, terminator gene, terminator gene it ensure end of the transcription,
रुको रुको, इट एंश्योर एंड ऑफ द, हाँ ठीक है, एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन दैट इज ऑलवेज लोकेटेड, that is always located in the downstream of the structural gene. This gene consists palindrome sequence. ये जो पैलिंड्रोमिक जीन होता है ना, इसके अंदर भी क्या होते हैं कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जानते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? GAATTC GAA, बना दो एग्जांपल के तौर पे एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस। टर्मिनेटर जीन भी बहुत बड़ा जीन है, बहुत बड़ा एरिया है, ध्यान रखना। प्रोमोटर भी बहुत बड़ा एरिया है और टर्मिनेटर भी बहुत बड़ा एरिया है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आउटपुट पे सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, हाँ बच्चे कौन है? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट क्या है? लेकिन क्या आरएनए पॉलीमरेज में यूनिक प्रोमोटर को पहचानने की पावर है या नहीं है? पहचानने के लिए आरएनए पॉलीमरेज किसकी हेल्प लेगा? सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। क्या आरएनए पॉलीमरेज यूनिक प्रोमोटर को पहचान लेगा या नहीं पहचानेगा? क्या पहचान कर जाकर प्रोमोटर से जुड़ जाएगा क्या? सबसे पहले किसकी हेल्प से? किसको पहचानेगा? और जाकर प्रोमोटर से। पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम, और फिर क्लियर है? अब ये जो डीएनए है वो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है? कौन से बॉन्ड से जुड़े? क्या इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? रेप्लिकेशन में ये काम कौन कर रहा था? बट यहां हेलिकेज की जरूरत, यहां ये काम खुद आरएनए पॉलीमरेज कर लेगा। कौन करेगा? रेप्लिकेशन में अनवाइंडिंग का काम कौन करता है? बट यहां कौन कर लेगा? खुद। तो अब आरएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा। दोनों के दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के बाद दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे या टेम्पलेट का काम कोई एक करेगा? जो टेम्पलेट का काम करेगा उस पर क्या आएंगे? एनटीपी। एनटीपी का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, याद है? न्यूक्लियोसाइड। और वो एनटीपी आकर क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और अब इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बना दो? अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया तो क्या नई चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? इस काम के लिए आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत है या नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत, आरएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन के अंदर हेलिकेज चाहिए या नहीं चाहिए? प्राइमर। ट्रांसक्रिप्शन में हेलिकेज, प्राइमर, अकेला आरएनए पॉलीमरेज। ये भी एक छोटा सा हिंट था कि जो आरएनए वर्ड था ना वो लाला इंडिपेंडेंट वर्ड था। आरएनए या आरएनए बनाने वाला एंजाइम किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड, डीएनए डीएनए बनाने वाला एंजाइम दूसरों पे डिपेंड, लेकिन आरएनए या आरएनए बनाने वाला एंजाइम किसी दूसरे पे डिपेंड। तो आरएनए वर्ल्ड का मानते हैं इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। अगर छोटी सी बात में समझो ना, दिमाग लगा लोगे, डीएनए और प्रोटीन के बीच में आरएनए खड़ा है, क्या दिमाग लगो? डीएनए और प्रोटीन के बीच कौन खड़ा है? और आरएनए बाईपास नहीं हो सकता।
आरएनए बाईपास, क्योंकि प्रोटीन बनाने में डायरेक्ट रोल सारा आरएनए ही डीएनए को काम करवाएगा और आरएनए ही प्रोटीन बनवाएगा। आरएनए ही किसको काम करवाएगा और आरएनए ही क्या बनवाएगा, तो सारा रोल अल्टीमेटली किसका है? तो बोलो सबसे पहले क्या काम हुआ, जल्दी जल्दी। क्या नई चेन का बनना स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ? टू द पॉइंट बात करेंगे हम, समझ गए? प्रोमोटर को आरएनए पॉलीमरेज खुद पहचानेगा या सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेगा? अनवाइंडिंग के लिए ये हेलिकेज पे डिपेंड करेगा या अनवाइंडिंग का काम भी खुद करेगा? और प्राइमर पे डिपेंड है या नहीं है? तीन बातों में ध्यान देंगे हम। लिखेंगे पहला पॉइंट इनिशिएशन में, हेडिंग डाली इनिशिएशन, इनिशिएशन हेडिंग डालेंगे, तीन ही पॉइंट याद करेंगे अपन। पहला, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज ए यूनिक प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज ए यूनिक promoter with the help of sigma factor. With the help of sigma factor. दूसरा पॉइंट, हेलिकेज and primer are not required. Helicase and primer are not required during transcription. अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अगर लाला ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन होता तो रिक्वायर्ड था या नहीं था? बट क्या लिखा अपने, ड्यूरिंग। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी क्वेश्चन लिखेंगे हम। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ अनवाइंड डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ अनवाइंड डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द अनवाइंडिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द अनवाइंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? Which of the following enzyme help in unwinding during transcription? पहला ऑप्शन हेलिकेज, दूसरा ऑप्शन टोपो आइसोमेरेज, थर्ड ऑप्शन डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज। नहीं, अब तो आंसर सी आएगा, मेरे को पता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो हमारा आंसर आता है हेलिकेज। हम तो क्या देखते हैं, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कौन करता है? प्रोसेस डजंट मैटर। प्रोसेस, दोस्तों अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए? डन। अगर मैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हटा दूं तो, और अगर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन है तो? हम तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, और क्वेश्चन पूरा पढ़ भी लिया, हम चारों ऑप्शन ही नहीं पढ़ते। पहला ऑप्शन ही मैंने क्या दिया है, हम तो चौथे पे पहुंचने का कष्ट ही नहीं करते। हाँ, घर जाके खुश होते हैं हमने आंसर हेलिकेज लगाया था, आंसर आरएनए पॉलीमरेज है, ये तो पक्का बोनस में आ गया। और क्लास में जाती गुरुजी पूछेंगे ना कोई डाउट, हाँ सर ये क्वेश्चन बोनस में है 5 नंबर, वो कोई रीचेकिंग भी करा लेते हैं इस भरोसे, तो उसमें -1 और हो जाता है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, बात समझ गए? क्वेश्चन प्रोसेस भी मैटर करती है, नहीं तुम्हारे नहीं करती, लेकिन रियल में क्वेश्चन में तो
हाँ, तुम्हारे प्रोसेस डजंट मैटर सर, हमने तो रटा हुआ है अनवाइंडिंग हेलिकेज। दुष्ट आत्माओं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और ऑप्शन भी चारों पढ़ने। आगे बस समझ में बना लो। इनिशिएशन, थोड़ा सा तुम आराम से क्वेश्चन पढ़ो ना, केवल 5 से 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपके आंसर सही आने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा जल्दबाजी मत बचाया करो, आराम से पढ़ा करो क्वेश्चन। हाँ, हमारे दिमाग में तो फिजिक्स कम चलती है, बायो कम चलती है, फिजिक्स की टेंशन ज्यादा चलती है। चलें? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही बच्चों, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट पढ़ना है, कौन सी प्रोसेस पूछा है इस बात का विशेष ध्यान देकर चलना है। प्रोसेस पे हमेशा ध्यान देना है कि आपको किस प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज द रेप्लिकेशन और दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। चलिए आइए बोर्ड पर, जल्दी करो यार। तुम डायग्राम में इतना टाइम लगाओगे, तुमको समझाने वाले पार्ट में टाइम कम करना पड़ेगा। तो एक तरफ टाइम मैनेज करेंगे ना। चलो आओ बोर्ड पे। इलोंगेशन, अब हेडिंग डलेगी इलोंगेशन। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अनवाइंडिंग के लिए अलग से हेलिकेज आ रहा है, ये काम खुद आरएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं। तो यार पूरा डीएनए अनवाइंड होगा या उतना ही डीएनए अनवाइंड होगा जितने पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है? जितने में आरएनए पॉलीमरेज आई बस समझ में। तो जितने में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा था उतने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज यही रहेगा या आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो इस आगे वाले पार्ट में फिर से अनवाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? तो धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, जब तो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट में क्या होगा? डीएनए के दोनों स्टैंड फिर से रिवाइंड होना। क्यों? वायर की खुद की इंटरनल टेंशन भी तो है ना। हमने एक वायर ली, वायर को हमने अलग किया, जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक वो वायर अनवाइंड रहेगी। आप वायर छोड़ दो, क्यों? उसकी इंटरनल टेंशन भी तो थी। तो पूरा डीएनए अनवाइंड होगा या उतना ही डीएनए अनवाइंड होगा जितने पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है? तो आरएनए पॉलीमरेज वहीं जुड़ा हुआ रहेगा या आगे बढ़ जाएगा? जैसे ही वो आगे बढ़ा, लेफ्ट बिहाइंड पार्ट में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, और जैसे डीएनए रिवाइंड होना शुरू हुआ, अब आरएनए डीएनए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा या आरएनए अलग हो जाएगा? तो ये लाला आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग a short stretch of RNA is bind with the RNA polymerase.
पूरे आरएनए आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा रहेगा शॉर्ट स्ट्रेच। जितने पार्ट में आरएनए पॉलीमरेज है, जितने पार्ट में, उतना ही पार्ट आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड रहेगा, बाकी पार्ट बाइंड रहेगा फ्री होकर बाहर आने लग गया, क्योंकि यहां हेलिकेज की जरूरत, ये काम खुद कौन कर रहा है, तो उतना ही पार्ट अनबाइंड रहेगा जितने पार्ट में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ था। तो आरएनए पॉलीमरेज वहीं रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे वो आगे बढ़ेगा तो आगे वाले पार्ट में अनवाइंडिंग रिवाइंडिंग, तो लेफ्ट बिहाइंड में जैसे रिवाइंडिंग शुरू हुई, अब आरएनए डीएनए से जुड़ा रहेगा, अलग होकर बाहर आएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज से पूरा आरएनए जुड़ा रहेगा या शॉर्ट स्ट्रेच, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाइंड विद द आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी ये प्रोसेस, जब तक के टर्मिनेटर जोन ना जाए। अब फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि यार टर्मिनेटर जोन को कैसे पहचाना जाए। जैसे कहां से स्टार्ट करना है, इसको पहचानने का काम तो सिग्मा फैक्टर ने किया, तो रोकने का काम। अब दूसरा क्वेश्चन, सिग्मा फैक्टर क्या पहचानेगा, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है ना। अब रो फैक्टर कैसे पहचानेगा, वो पॉइंट करें डिस्कस। जैसे ही टर्मिनेटर जोन आता है, जैसे ही टर्मिनेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसका, नोट कर लिया एक बार, टर्मिनेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे ही टर्मिनेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहां क्या बन जाता है, एक हेयर पिन लूप। क्या बन गया, जैसे ही वहां ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या बन गया, और इस हेयर पिन लूप बनते ही इसे कौन पहचान लेगा, रो फैक्टर। क्या पहचानेगा रो फैक्टर, वो हेयर पिन लूप कौन बना रहा है, डीएनए आरएनए। इसका मतलब सिग्मा फैक्टर आरएनए बाइंडिंग है या डीएनए बाइंडिंग है, सोच समझ के बोलो। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर तो रो फैक्टर। जैसे ही टर्मिनेटर जोन में आए, जैसे ही, तो टर्मिनेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ क्या बन गया, हेयर पिन लूप बनते कौन जुड़ गया, और जैसे ही रो फैक्टर इसे जुड़ेगा, अब रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से हटा देगा, आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पे जुड़ा रहने देगा, हटा देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। वहीं क्यों, एक भी कोडोन एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए बनने वाले एमआरएनए में, एक भी कोडोन एक्स्ट्रा, एक भी कोडोन एक्स्ट्रा आ गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन वही रहेगी या बिगड़ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक भी कोडोन एक्स्ट्रा, तो क्या टर्मिनेशन भी स्पेसिफिक करना जरूरी है या नहीं। तो टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज ने किसकी हेल्प ली, इनिशिएशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए। अब हमारी यहां एनसीईआरटी की लाइन है कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन भी कर सकता है, एलोंगेशन भी कर सकता है, और लेकिन करता केवल एलोंगेशन है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन भी कर सकता है, करता केवल इनिशिएशन और टर्मिनेशन का काम उसने खुद ने अपने हाथ में रखा, या उसके लिए कुछ सुपर स्पेशलिस्ट की हेल्प ली है, इनिशिएशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए, ताकि वो प्रोसेस हाईली स्पेसिफिक हो सके। जब कहते हैं ना बड़े हॉस्पिटल में जब एक बड़ी सर्जरी होती है तो एक सिंगल डॉक्टर वो काम करता है, पूरी टीम बनाता है, और उस टीम में हर एक चीज का सुपर स्पेशलिस्ट होता है, हर एक चीज का। चाहता तो एक डॉक्टर खुद भी सारा काम कर सकता था ना, लेकिन वो उतना स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाता, तो उसने क्या किया, हर एक चीज के लिए एक हेल्प ले ली। एक जैसे जनरली बात है ना, एनेस्थीसिया, अब यार वो भी डॉक्टर है, वो भी डीएम है, वो भी डीएम कार्डियो है, चाहे तो एनेस्थीसिया का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका उस फील्ड में उतना एक्सपीरियंस, तो उसने खुद ने ये काम लिया या स्पेशल की हेल्प ले ली। आरएनए पॉलीमरेज खुद इनिशिएशन और टर्मिनेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये काम किया नहीं। तो फिर कैसे हुआ जी इनिशिएशन और टर्मिनेशन, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर की, इनिशिएशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए, इनिशिएशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन,
टर्मिनेशन, या तीनों काम डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन क्या है। इसी साल ये क्वेश्चन फंस गया और आंसर क्या देना पड़ा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे सेट हो रहे थे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या कहती है कि आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल टू इनिशिएट, इलोंगेट एज वेल एज, और फिर अगली लाइन कह रही है आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल ओनली टू, दोनों लाइन कंट्राडिक्शन में। तो उसको हमें अपने समझने के तरीके में बदलना पड़ेगा थोड़ा सा कि आरएनए पॉलीमरेज कर तो तीनों सकता है, कर तो, बट करता केवल, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करके चलना पड़ेगा। समझ गए रे, हमें अपने आप को मोल्ड करके चलना पड़ेगा, कर तो बट करता केवल। अब हमें इस तरह से करनी पड़ेगी बात। हेडिंग इलोंगेशन हेडिंग डाली, केवल डायग्राम, केवल डायग्राम, नथिंग एल्स। अब तो गवर्नमेंट ने सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी भाई, है ना, हर तरह का लॉकडाउन खत्म कर दिया। बना ले डायग्राम, एक बस इलोंगेशन में एक ही लाइन, elongation is continuous, elongation is continuous until RNA polymerase reach up to the terminator gene. Reach up to the terminator gene. ठीक है, अब टर्मिनेशन हेडिंग डाल के लास्ट के डायग्राम। टर्मिनेशन में केवल एक लाइन, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर is the DNA binding. Sigma factor is the DNA binding, whereas rho factor is the RNA binding protein.
sigma factor is the DNA binding, whereas rho factor is the RNA binding protein. Done? चलिए, heading post transcriptional modification. ब्रैकेट में यूकैरियोट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या लिखना है ब्रैकेट में? ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो ये प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, यूकैरियोट में, किस में है ये? आजो बोर्ड पे। क्यों? यूकैरियोटिक जीन किस कैटेगरी में आते हैं? स्प्लिट जीन। बोलते चलो, किस कैटेगरी में आते हैं? स्प्लिट जीन को किसने डिस्कवर किया? शार्प एंड रॉबर्ट। डिस्कवर्ड बाय द, फाउंड इन द, डिस्कवर्ड बाय द, फाउंड इन द। ये काम ट्रांसक्रिप्शन से पहले होगा या बाद में होगा? लेकिन ट्रांसलेशन से, ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन से। लिखो अगली लाइन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन but before translation, after transcription but before translation. डन? पक्की सर बेटा फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको जरूरत होगी तो लिखवाऊंगा, है ना? बता देना मेरे को। यूकैरियोटिक जीन किस कैटेगरी में आते हैं? वो जीन जिनमें एक्सोन के साथ साथ इंट्रोन भी पाया जाता है। वो जीन जिनमें एक्सोन क्या है, इंट्रोन क्या है? व्हाट आर द स्प्लिट जीन? हैविंग as well as, having as well as, exon is the, intron is the। जब ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? HNRNA। क्या बनता है? दैट इज हाईली अनस्टेबल, that is highly, हाँ जी, split gene discovered by the, found in the, having, exon is the, intron is the। इंट्रोन का ही दूसरा नाम है इंटरवीनिंग सीक्वेंस। बोलेंगे? ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इंट्रोन का ही क्या नाम है? आईवीएस। क्या नाम है? इंट्रॉन पे एक नियम है, इंट्रॉन हमेशा GU से स्टार्ट होगा और AG पर खत्म होगा। स्टार्टिंग हमेशा, एंड हमेशा। इतना सा इंट्रॉन, ये इंट्रॉन भी हजारों न्यूक्लियोटाइड है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा, एंड विद द, डिस्कवर्ड बाय द, फाउंड इन द, हैव, एक्सोन इज द, इंट्रॉन इज द, इंट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड स्टार्ट विद, एंड विद। थ्योरी लिखाऊं या एज सच? एज सच यहां तक बनाओ जल्दी, यहां तक बस ना। डिस्कवर्ड बाय वाला एक बार बोल दीजिए सर प्लीज, क्लियर नहीं दिख रहा। शार्प एंड रॉबर्ट। फिजा बच्चे आप मॉड्यूल लेकर बैठा करो साथ में। एक बार खड़ा होके बोलना, ये कौन था बीच में?
मॉड्यूल 7 लेकर बैठा कीजिए। लिख लिया यहां तक? अभी बेटा मैंने क्या बात समझाई? आप सारा डिटेल किस में पढ़ रहे हो? प्रो। ये जो प्रोसेस है ये किस में आई है? बाकी सब किस में चल रही है? तो किसका है रो फैक्टर? क्यों बार बार कंफ्यूज होते हो? टोटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ई कोलाई पे स्टडी है। किस पे स्टडी है? अरे लाला, यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत, तो बेसिक थीम सारी प्रोकैरियोट की है। ये यूकैरियोट का है, क्यों ये प्रो में नहीं होता? ये किसका पढ़ रहे अपन? तो आपको ब्रैकेट में लाइन क्या लिखाई है? अचीवर के बच्चे हो यार, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। आपको ब्रैकेट में लाइन क्या लिखाई है मैंने? ये आप जो पढ़ रहे हो किस में पढ़ रहे हो? यूकैरियोट में। किस में? अब आ जाओ बोर्ड पे। अब जब ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? दैट इज हाईली। तो हमें पहले क्या करना है? पहले अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना है। अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए दो काम होंगे, दो काम होंगे। पहला काम होगा कैपिंग और दूसरा काम होगा टेलिंग। वेरी गुड। पहला काम क्या होगा? दूसरा काम? पहला काम दूसरा काम। ये जो कैपिंग है, कैपिंग में क्या बनेगी? कैप कौन से एंड पर बनेगी? किस पर बनेगी? कैप केवल एक न्यूक्लियोटाइड की बनती है। कैप केवल जो होता है 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन। क्या है बच्चे? 7 गुआनोसिन नहीं है, एक ही गुआनोसिन है। एक ही, जो 7वीं पोजीशन में मिथाइलेट है। यहां भी बच्चे गलती करते हैं हमारे। 7 है या एक? जो 7वीं पोजीशन पे 7 उसका बेटी लोकेंट है। क्या है? 7 लोकेंट है। 7। और ये 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन जो होता है ना, वो बच्चे ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। क्या होता है? देखो ये 5' एंड था ना, तो इसको उल्टा करके क्या किया? ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? फ्री एंड रहा या नहीं रहा? तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्यों? आरएनए बनकर बाहर आना। कहां बना आरएनए? किसकी बात करें? प्रो की यू की? तो कहां बने? न्यूक्लियस के। आना कहां है? क्या पता साइटोप्लाज्म में आती है, एंजाइम उड़ा दे। एंजाइम तो 5' एंड को ब्लॉक कर दिया। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस में हेल्प करेगी? कैप। कैप हेल्प इन बाइंडिंग विद राइबोसोम। बाइंडिंग विद, क्यों? आकर एमआरएनए को राइबोसोम से जुड़ने। किससे जुड़ने? हाँ, तो पहले क्या काम होगा? कैपिंग में क्या बनेगी? कैप कहां बनेगी? कितने न्यूक्लियोटाइड की? जो। और क्या हेल्प करेगी? 7 हेल्प इन। कैप को बनाता कौन है? गुआनाइल ट्रांसफेरेज। कौन? एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा? क्लियर है बात? मेंशन। कैपिंग के बाद क्या होगी? टेलिंग में क्या बनेगी? टेल बनेगी 3' एंड पर। और टेल किसकी बनी है? टेल बनी होती है 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड। 200 से, इसका मतलब लाला टेल क्या है? पोली एडिनाइलेट है। क्या है? और टेल किस में हेल्प करेगी? क्यों? कहां बना है मारने? न्यूक्लियस के। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। कौन है ये? डीएनए से क्या बना? एचएनआरएनए। कहां बना? न्यूक्लियस के अंदर या बाहर? और आना कहां है?
तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगी? टेल ने क्या किया? 3' एंड को ब्लॉक किया। कैप ने, टेल ने, तो दोनों एंड ब्लॉक हो गए। तो इसका मतलब एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। टेल कौन बनाएगा? पॉली एडिनाइलेज पॉलीमरेज, नहीं नाम लिखा रहा, एनसीईआरटी में मेंशन। क्या 5' एंड और 3' एंड दोनों एंड ब्लॉक कर दिए गए? ब्लॉक करने से ये एचएनआरएनए क्या हो गया? अब स्टेबल। क्या हो गया अब? तो शुरू से चलेंगे हम। डिस्कवर्ड बाय, फाउंड इन द, हैविंग, एज वेल एज, एक्सोन इज द, इंट्रोन इज द, ऑल्सो कॉल्ड, स्टार्ट विद, एंड विद। जब ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? दैट इज हाईली, सो अंडरगो टू बिकम। तो कैप और टेल का बनना ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल? ट्रांसक्रिप्शन में बना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना। ट्रांसक्रिप्शन के लिखेंगे लाइन। ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सच जीन, ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सच जीन, HNRNA is formed. HNRNA is formed that is highly unstable. So undergo capping and tailing. So undergo capping and tailing to become stable. So undergo capping and tailing to become stable. Next line. Capping and tailing is the post transcriptional modification. Capping and tailing is the post transcriptional modification. हाँ लल्ला, कैप और टेल का बनना ट्रांसक्रिप्शनल है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है? कैप क्या है, टेल क्या है, डायग्राम में आ जाएगा, अलग से कोई जरूरत? डन। अब यहां तक का पार्ट बोलो, कोई डाउट किसी को भी? अब मेरे को खाली बोर्ड चाहिए, ऊपर वाला पार्ट में हटाऊंगा ना, एक बार जल्दी सुना दो। डिस्कवर्ड बाय, फाउंड इन द, हैविंग, एक्सोन इज द, इंट्रोन इज द, डू नॉट हैव, स्टार्ट विद द, सॉरी ऑल्सो कॉल्ड, स्टार्ट विद एंड एंड विद। किसके पास मैसेज है और किसके पास नहीं है? तो क्या अब इंट्रोन हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? तो इंट्रोन को हटाना कहलाएगा स्प्लाइसिंग। क्या कहलाएगा? और स्प्लाइसिंग का काम करेगा स्प्लाइसियोसोम। कौन करेगा? सोम मतलब बॉडी, सोम मतलब जो किस में हेल्प करेगी? तो जो स्प्लाइसिंग में हेल्प करेगी वो। ये स्प्लाइसियोसोम है ना, ये भी लाला एक तरह का राइबोजाइम है। क्या है? और ये प्रोकैरियोट में नहीं होता, ये यूकैरियोट में होता है। एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द स्प्लाइसियोसोम? प्रो यू ऑप्शन में नहीं था। ई कोलाई, एंटमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट? तो स्प्लाइसिंग का काम किसमें होगा? प्रो में स्प्लाइसिंग का काम किसमें होगा? किसमें होगा? तो क्या अब इंट्रोन्स को हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? इंट्रोन को हटाना क्या कहलाएगा? स्प्लाइसिंग का काम करेंगे। दैट इज ए नेक्स्ट लाइन। रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन फ्रॉम द HNRNA, removal of the intron from the HNRNA is called splicing.
Removal of the intron from the hnRNA is called splicing. That is performed by the spliceosome. That is performed by the spliceosome. कौन करेगा स्प्लाइसिंग का काम? स्प्लाइसियोसोम. कौन करेगा? स्प्लाइसियोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. अब एक छोटी सी बात सोचो सारे बच्चे, एक छोटी सी बात सोचो यार, अगर मैं इंट्रोन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इंट्रोन भी है तो यार पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही. तो इंट्रोन को पहचाना कैसे जाए, ये सबसे बड़ा मैटर है. अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. आपको स्प्लाइसिंग में इंट्रोन हटाना है. हाँ तो बोल दो यार. है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही. एक भी सही न्यूक्लियोटाइड हटना नहीं चाहिए और एक भी गलत न्यूक्लियोटाइड, दोनों केस में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा. तो सोचो प्रोसेस कितनी स्पेसिफिक होगी. और मैं तो एक इंट्रोन लेके चल रहा हूं. एक स्प्लिट जीन में बहुत सारे इंट्रोन है, बहुत. मैं तो एक इंट्रोन लेके आगे बढ़ रहा हूं. एक इंट्रोन है, कई इंट्रोन है. मैं तो एक इंट्रोन लेके समझा रहा हूं. जब इंसेट देखोगे ना, उसमें 5-6 इंट्रोन दिए हुए हैं समझाने के लिए. तो यार इंट्रोन को हटाना मुश्किल है या इंट्रोन को पहचानना मुश्किल है? हटाना कोई मुश्किल. सबसे मुश्किल काम इंट्रोन को. आपने अगर किसी टेलर को जो कपड़े सीता ना, इसको काम करते देखा हो, तो वो सीधा कपड़े की कटिंग करता है या पहले मार्किंग करता है? मार्किंग हर कोई कर लेता है या मार्किंग सबसे एक्सपर्ट ही करता है? तो कटिंग तो हर कोई कर लेता है. हेलो. अगर मार्किंग गलत है तो कटिंग तो गलत, और एक बार कटिंग गलत होगी तो कपड़ा तो गया काम से. तो सीधा कट लगेगा या पहले मार्किंग होगी? इसके लिए सेल ने क्या किया, ये हमारा एक इंट्रोन है, केवल एक इंट्रोन है. इंट्रोन स्टार्ट कहां से होगा? एंड विद द, और ये बीच के बाकी न्यूक्लियोटाइड आ गए, है ना. तो क्या किया सेल ने, क्या किया, इस स्टार्टिंग एंड को पहचानने के लिए और लास्ट एंड को पहचानने के लिए अपने पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डेवलप कर रखे हैं. क्या डेवलप कर रहे हैं? जिन्हें कहते हैं एसएनआरएनए. क्या कहते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. हाँ बच्चे, क्या कहा गया इन्हें? क्या कहा इन्हें? एक एसएनआरएनए स्टार्टिंग एंड से आकर जुड़ा और एक एसएनआरएनए लास्ट एंड से आकर जुड़ा. एक कहां से आकर जुड़ा और एक. तो क्या आपने इंट्रोन की बाउंड्री पहचान ली? अगर बाउंड्री पहचान ली तो कटिंग करना कोई मुश्किल. अरे एक सर्जन है, सर्जन को सर्जरी करनी है, बस पता लगा सर्जरी करनी और सर्जरी कर दी. क्या पहले बाउंड्री डिसाइड करेगा कि कट कहां से शुरू करना और कहां मार्किंग होगी? प्रॉपर उसी पार्ट में कट लगना है, उसी पार्ट में. तो क्या सेल ने पहचान लिया कितने पार्ट को कट करने? पहचानने के लिए सेल ने अपने पास क्या डेवलप कर रखे हैं? एसएन. और वो एसएनआरएनए एक तरह के, कई तरह के हैं, उन्हें अलग अलग नाम दे दिया. U1, U2, U4, U6, U5. तो स्टार्टिंग एंड में जो आकर जुड़ा उसे कहा U1 और जो लास्ट में आकर जुड़ा उसे क्या कहा? U2. हाँ लाला, क्या कहा? तो U1 और U2, U1 और U2 ने क्या किया? इंट्रोन की बाउंड्री को पहचान लिया. डन. अब हमारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, क्या इंट्रोन को पहचानने का काम भी खुद आरएनए कर रहा है? बोर्ड पे चेक करो सारे बच्चे, कौन कर रहा है? कौन पहचान रहा है इंट्रोन को? एसएन. अरे है तो आरएनए ही. तो क्या आरएनए ही स्प्लाइसिंग में भी हेल्प कर रहा है? ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, आरएनए हेल्प इन स्प्लाइसिंग. किसको हटाना है ये भी आरएनए बता रहा है. किसको? ये भी. तो पिछली क्लास में मैंने एक बात और समझाई थी, याद हो तो, आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड नेचर का होना भी इसकी एक्टिविटी का बहुत बड़ा कारण है.
अरे सिंगल स्टैंड होने के कारण आरएनए में रिकॉग्निशन पावर बहुत हाई है। अगर आरएनए डबल स्टैंड होता तो पहचान पाता, नहीं पहचान पाता। लेकिन आरएनए डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है, पहचान लिया नहीं पहचान लिया। तो एक एसएनआरएनए स्टार्टिंग एंड में आके जुड़ा और एक, अब सिंपल है, अब तो दोनों को पास ले आओ, दोनों को। अगर मैं U1 U2 दोनों को पास ले आऊं तो ये इंट्रोन वाला सेगमेंट एक लूप की फॉर्म में अलग हो जाएगा। लूप को कट कर दो और एक्सोन को आपस में डन। हाँ, यहां से बोलना स्टेप, शुरू से बोलना। रिपीट। पूरी प्रोसेस में सबसे मुश्किल पार्ट होता है, हमारे लिए नहीं, सेल के लिए सबसे मुश्किल पार्ट है इंट्रोन को पहचानना। इंट्रोन को पहचानने के लिए क्या सेल ने अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डेवलप कर रखा है या नहीं कर रखा? वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या कहलाएगा? वो एसएनआरएनए कई तरह का, U1 U2 U4 U6 U5। अब U1 और U2 को पास लाने का काम कौन करेगा? U4 U6 U5 कौन लाएगा पास? तो जैसे ही U1 U2 दोनों पास आए तो इंट्रोन वाला पार्ट लूप की फॉर्म में बाहर आ गया। अब इसको यहां से कटिंग करने के लिए ये एसएनआरएनए कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ा। किसके साथ जुड़ा? तो जब प्रोटीन के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? SNRNP। ये है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या है हमारा? SN छोड़ दो, प्लस इसी का नाम है स्नप्स, SNRUPS, SNRU। अब इस स्नप्स के साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन आकर जुड़ी जो ज्वाइनिंग में भी हेल्प करेगी। ज्वाइनिंग में भी तो क्या बन गया पूरा? अब लास्ट में जो ज्वाइनिंग का काम है ना, ज्वाइनिंग के लिए अब यहां क्या यूज होगा? आरएनए। आरएनए तो बताओ, स्प्लाइसिंग एक सिंपल प्रोसेस है या स्प्लाइसिंग एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है? एक एंजाइम चाहिए या ग्रुप ऑफ एंजाइम? तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है? स्प्लाइसियोसोम। क्या नाम दिया गया है? पूरी प्रोसेस में सबसे टिपिकल पार्ट क्या है? रिकॉग्नाइज करना आसान काम है या नहीं है? लेकिन क्या सेल आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगी? सेल ने रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या डेवलप करके हैं? एसएन। इसने इंट्रोन के जैसे आज हम इसी टेक्निक को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं ना लाला। हमने आज क्या करके वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट अलग अलग टाइप के प्रोब डेवलप कर रखे ना। अरे आज हम सारा पैथोलॉजिकल के अंदर डायग्नोज में प्रोब ही तो काम ला रहे हैं। अपने जो RT-PCR से कोविड की पहचान की किससे की है? प्रोब। किससे की है? अरे वो प्रोब क्या है? वो प्रोब उस पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड के स्पेसिफिक है। वो प्रोब क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड के। तो SNRNA क्या? ये इंट्रोन के अगेंस्ट जो सेल ने डेवलप, तो वो इंट्रोन क्या करेगा? वो SNRNA क्या करेगा? जाके इंट्रोन को पहचान लेगा और पहचानने के बाद में करने में कोई दिक्कत। सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है इंट्रोन को? रिपीट करो सीक्वेंस। क्या बन गया? इस mRNA में एक्सोन है, इंट्रोन है, या दोनों ही है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? इंट्रोन। इसका कराओ यार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या बना लो? डीएनए। वो डीएनए कहलाएगा cDNA। उस cDNA में एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, या दोनों होंगे? अगर वो cDNA में बैक्टीरिया में भेज दूं तो वो काम कर जाएगा नहीं करेगा? अगर मैं ये बैक्टीरिया में भेजूं, क्यों नहीं करेगा?
ये स्प्लिट जीन है, इसमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, और बैक्टीरिया के पास स्प्लाइसियोसोम। तो क्या भेजते हैं, स्प्लिट जीन भेजते हैं, सीडीएनए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, बात समझ में आ गई? बैक्टीरिया स्प्लाइसिंग का काम, क्योंकि बैक्टीरिया के पास स्प्लाइसियोसोम, बैक्टीरिया के पास स्प्लाइसियोसोम। अब 4 मिनट क्या करें, चलो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। लास्ट लेन क्या है, स्प्लाइसियो। डन। सुनो, आपको बच्चे स्प्लाइसियोसोम का केवल नाम याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत, केवल मेरे को समझाना पड़ता है एनसीईआरटी की एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, आरएनए हेल्प इन द स्प्लाइसिंग। समझ में आ गया कैसे? केवल वो एक लाइन समझाने के लिए पूरा हमें करना पड़ता है, आपकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, बना लो कॉपी में। आप तो सिंपल क्या याद करना कि स्प्लाइसिंग का काम कौन करेगा, स्प्लाइसियोसोम एक, ये प्रोकैरियोट में है या नहीं है, और यू में आपके काम की चीज इतनी है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आगे का पार्ट केवल समझने के लिए, केवल क्या समझने के लिए, हाउ द आरएनए हेल्प इन स्प्लाइसिंग। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि आरएनए हेल्प इन दैट रिप्रेजेंट द डोमिनेंसी ऑफ द आरएनए वर्ल्ड, दैट रिप्रेजेंट द डोमिनेंसी ऑफ। तो एक लाइन समझाने के लिए हम पूरा आगे एसएनआरएनए तक आते हैं, वरना एसएनआरएनए की कोई जरूरत हमें, लेकिन वो लाइन समझ में नहीं आएगी फिर, हाउ द आरएनए हेल्प इन स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर डायग्राम बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बच्चों, आपके पास तो वीडियो है, आप तो वीडियो देख के आराम से डायग्राम बना लेना, वैसे तो तुम्हारे पास भी होता है।